हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक एक करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है दैट इज रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट लोकेशन। तो सबसे पहले पूछा गया है मैच द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट शाहजहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो शाहजहां के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन जो करवाई गई हैं, कौन सी कंस्ट्रक्शन कहां पे करवाई गई है, आपने इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मोती मस्जिद जो आपको देखने को मिलेगी आगरा फोर्ट के अंदर। तो आगरा फोर्ट के विद इन आपको एक व्हाइट मस्जिद देखने को मिलेगी जो व्हाइट मार्बल से बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं मोती मस्जिद और पर्ल मॉस्क बोला जाता है उसको, राइट। तो ये हो जाएगा आगरा। सेकंड अगर हम बात करते हैं जहांगीर का जो मकबरा है ये हमें देखने को मिलेगा कहां पे, लाहौर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब लिखावट। तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया और उस ताजमहल की दीवारों के ऊपर बहुत सारी लिखावटें लिखी गई हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ताजमहल। उसके बाद है फर्स्ट कमीशन्ड आफ्टर बिकमिंग एम्परर। तो शाहजहां जब एम्परर बने हैं तो उसके बाद उनके द्वारा कोई एक नई चीज स्टार्ट की गई थी, दैट वाज योर पीकॉक थ्रोन। तो पीकॉक थ्रोन को मुगल एम्पायर में इंट्रोड्यूस करने वाला है शाहजहां। और उसके बाद एक रीत चली कि जो भी मुगल एम्परर बनता था वो दीवाने खास में रखे गए पीकॉक थ्रोन के ऊपर बैठता था, राइट। तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट का ए का होना चाहिए हमारे पास फोर्थ एंड बी का होना चाहिए हमारे पास फर्स्ट। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का हमारे पास हो जाएगा सेकंड एंड डी का हो जाएगा हमारे पास थर्ड। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो एक एक करके इन सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोती मस्जिद। ये जो पीछे आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, मस्जिद दिख रही है, इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। और ये है आपका आगरा फोर्ट। तो मोती मस्जिद की अगर हम बात करें 17th सेंचुरी में शाहजहां के द्वारा बनाई गई ये मोती मस्जिद, जो आगरा फोर्ट जो क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमारे एग्जाम के लिए जो इंडिया में प्रेजेंटली 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड आगरा फोर्ट उसमें से एक है। और इसी आगरा फोर्ट के अंदर हमें मोती मस्जिद या फिर जो हमारी पर्ल मॉस्क है ये देखने को मिलती है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां। और कंप्लीटली एंटायरली व्हाइट मार्बल से बनाई गई, तभी इसको बोलते हैं मोती मस्जिद, राइट। तो आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो है, सेकंड इज अबाउट जहांगीर का मकबरा। जहांगीर के मकबरे की अगर हम बात करें, अगेन 17th सेंचुरी की ये बिल्डिंग है जो कहां पे बनाई गई है, ये आपको मिलेगी शहदारा बाग, दैट इज इन लाहौर। रावी नदी के किनारे पे ये आपको जहांगीर का मकबरा देखने को मिलेगा जो शाहजहां के टाइम पीरियड पे 17th सेंचुरी में बनाया गया है, राइट। तो इसके बारे में आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस फोटो में दिख रहा है, ये पूरी की पूरी क्या है, कैलीग्राफी है। और ये कैलीग्राफी आपको कहां पे देखने को मिलेगी, ताजमहल की दीवारों पे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है जिसको आपने याद रखना है, दैट इज थुलुत स्क्रिप्ट। थुलुत स्क्रिप्ट जो है, थुलुत जो लिपि है उसका इस्तेमाल करके ये कैलीग्राफी को लिखा गया है। और ये स्क्रिप्ट किसके द्वारा डेवलप की गई थी, दैट वाज अमानत खान। अमानत खान एक रेजिडेंट था मुगल कोर्ट का जिसके द्वारा इस खास स्क्रिप्ट को बनाया गया और इसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है कैलीग्राफी ऑफ द ताजमहल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिग्नेचर भी मिल जाएंगे, ताजमहल की इंस्क्रिप्शन में आपको सिग्नेचर भी मिल जाएंगे किसके, अमानत खान के। इसके अलावा ताजमहल की जो पूरी डेट लाइन है, कब बनाना स्टार्ट किया कब खत्म हुआ, वो पूरी की पूरी जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको ताजमहल की दीवारों पे ही देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर पीकॉक थ्रोन, जिसकी मैंने बात की कि जब शाहजहां मुगल एम्परर बनते हैं तो उनके द्वारा ये पीकॉक थ्रोन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है मुगल शासक के लिए। तो यहाँ पे 17th सेंचुरी क्या ही है ये आपका पीकॉक थ्रोन जिसको शाहजहां के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पे,
दीवाने खास, जो आपको रेड फोर्ट दिल्ली में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें, नादेर शाह के द्वारा इन्वेड किया जाता है इंडिया को कब, 1939 में, और उस टाइम पे 18th सेंचुरी दैट इज 1739 जो है आपका, 1739 में आपके जो मुगल एम्परर थे दैट वाज मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे जो नादेर शाह है, पर्शियन रूलर, ईरान का रूलर, इन्वेड करता है इंडिया में, दिल्ली को बुरे तरीके से लूटता है और साथ ही ले जाता है ये पीकॉक थ्रोन। इसको पीकॉक थ्रोन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर इस तरीके से पीकॉक्स बने हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पीकॉक थ्रोन, और कोई कारण नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैच द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन रिस्पेक्टिव सूफी सेंट्स। तो हमारे पास 4 सूफी सेंट्स के नाम दिए गए हैं और साथ में हमें 4 प्लेसेस बताए गए हैं कि कौन सा प्लेस कौन से सूफी सेंट के साथ रिलेटेड है, आपने ये फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सुहारवर्दिया ऑर्डर ऑफ सूफी सेंट्स जो है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये किया गया है बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। तो बहाउद्दीन जकारिया की अगर हम बात करते हैं, इनके द्वारा जो सुहारवर्दी सेक्ट ऑफ सूफिज्म है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट का आना चाहिए, ए का आना चाहिए 4। ए का 4 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट में ही दिया गया है। तो मतलब सिर्फ एक अगर आपको पता है, अगर आपको फर्स्ट पता है तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अगर ए का 4 है तो बी का आना चाहिए 3rd, दैट इज मुअद्दिन चिश्ती। चिश्ती की दरगाह हमें कहां पे देखने को मिलती है, अजमेर में। अगर ये भी पता है फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। देन अगर हम बात करते हैं बंदे नवाज गेसू गराज की, अगर हम बात करें तो इसका आना चाहिए गुलबर्ग। गुलबर्ग जगह का नाम है जो आपको देखने को मिलेगी कर्नाटका में, वहां पे जाके ये सूफी सेंट एट द एंड सेटल हुए थे। और देन हमारे पास है नसीरुद्दीन चिराग, जो क्या है चिश्ती ऑर्डर के ही सूफी सेंट है, जो क्या है दिल्ली में सेटल डाउन हुए थे, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इन सभी सूफी सेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है बहाउद्दीन जकीरिया या जकारिया, इनको बहाउल हक भी बोला जाता है या फिर बहाउद्दीन जकारिया मुल्तानी भी बोला जाता है। ये वो पर्सन है जिनके द्वारा बगदाद में सुहारवर्दी जो सूफी ऑर्डर है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो लेटर ऑन इंडिया में भी फैलता है, राइट। बट पहले कहां पे एस्टेब्लिश किया गया था, बगदाद के अंदर। सेकंड है हमारे पास मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती जो ऑर्डर है ये बहुत मशहूर है, चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर की वो बहुत मशहूर है। तो चिश्ती जो है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, ये एक सुन्नी मुस्लिम थे जिनके द्वारा इंडिया के अंदर चिश्तिया जो सेक्ट है इसको बनाया गया, कब, खास तौर पे अर्ली 13th सेंचुरी में, राइट। देन अगर हम बात करें ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज की, तो ये भी चिश्ती ऑर्डर के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन लेटर ऑन ये दिल्ली से शिफ्ट कर जाते हैं, कहां पे, गुलबर्ग में। गुलबर्ग जो पड़ता है कर्नाटका में। और क्यों गए थे, क्योंकि वहां के बहमनी सुल्तान जिनका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह, उनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया था साउथ इंडिया की तरफ, और एट द एंड ये गुलबर्ग में जाके क्या है, सेटल हो जाते हैं। और चौथे हमारे पास है नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग की अगर हम बात करें, पूरा नाम इनका बोला जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दहलवी। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक सूफी सेंट थे, और ही वॉज डिसिपल ऑफ सूफी सेंट जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही मशहूर सूफी सेंट है निजामुद्दीन औलिया, उनका डिसिपल मतलब उनके स्टूडेंट थे ये। और एट द एंड इन्होंने क्या है, चिश्तीज के ऑर्डर को संभाला है, कहां पे, दिल्ली में। तो यहाँ पे एक तरफ हमारे पास पूछे गए थे चिश्तीज के नाम, और दूसरी तरफ आपने मैच करना था कौन सी लोकेशन से वो रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्टोरी की तरह स्टोरी दी गई है, और ये पूछा गया है कि ये कौन सी हड़प्पन साइट है, क्या ये बन वाली है, या फिर आलमगीरपुर है, या फिर धोलावीरा है, या फिर राखीगढ़ी है। तो एक लंबी स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं। डैश गिव्स एविडेंस ऑफ द प्लैन्ड सेटलमेंट। तो ये हमें प्लैन्ड सेटलमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एविडेंस प्रोवाइड करता है। एंड मड ब्रिक स्ट्रक्चर इन द अर्ली हड़प्पन पीरियड।
और यहां से हमें यह भी पता चला है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्ली टाइम पीरियड चल रहा था तो वहां पे मड ब्रिक्स का इस्तेमाल भी किया गया है, क्योंकि मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं कि जो बर्न्ट ब्रिक्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बट अर्ली फेज में मड ब्रिक का इस्तेमाल भी हुआ है और अवशेष हमें इस साइट से मिले हैं। देन द रेंज ऑफ पोट्री टाइप वाज सिमिलर टू द कालीबंगा, तो कालीबंगा जो राजस्थान वाली साइट है उसी के जैसी पोट्री हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। देन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडेड अनइंस्क्राइब्ड सील्स, कुछ ऐसी सील्स जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ है। देन पोट्री है विद द ग्राफिटी, देन टेराकोटा व्हील्स हैं, कार्स हैं, रेटल्स हैं, देन बुल फिगराइन है, चर्ट ब्लेड्स हैं, वेट्स हैं, बोन पॉइंट है एंड अ मुलर, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिली हैं। देन a lot of animal bones were found during the excavation indicating the importance of animal husbandry। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। एक तो ये जो मड ब्रिक का बताया गया है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साइट के बारे में। दूसरा जो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमल्स की बोन मिली है, जो ये डेजिग्नेट करता है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। देन उसके बाद stacked set of hopscotches was found in open area behind the structural complex. This suggests the possibility of the game similar to पिट्ठू। तो आज के टाइम पे पंजाब, हरियाणा या नॉर्थ इंडिया में जो पिट्ठू गेम खेली जाती है उसका कहीं ना कहीं अवशेष हमें मिला है। Which is popular among the children in India and Pakistan goes back to early Harappan times. This statement is description of which of the Harappan site in India। अच्छा ये भी हमारे लिए आसान हो गया, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया के अंदर कौन सी है। तो 4 साइट्स दी गई हैं हमारे पास, तो कौन सी साइट है? इट इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है एंड इट इज लोकेटेड इन हरियाणा इटसेल्फ, राइट। 2022 के अंदर राखीगढ़ी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सकवेशन की गई थी और कुछ नए आर्टिफैक्ट्स हमें वहां से मिले। इसीलिए 2022 के पेपर के अंदर राखीगढ़ी के ऊपर यह सवाल पूछा गया है। तो मतलब अगर करंट अफेयर्स में आपने रिसेंटली हरियाणा के करंट अफेयर्स में किसी भी साइट के बारे में, किसी भी हिस्टोरिक साइट के बारे में या फिर किसी आर्किटेक्चर के बारे में सुना है तो उसके बारे में पता करना इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो यहां पे अगर हम राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है? तो उसमें हमारे पास हड़प्पा है जो आपको पाकिस्तान पंजाब में देखने को मिलेगा, मोहिंजदारो है जो आपको सिंध स्टेट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिलेगा एंड धोलावीरा है। धोलावीरा साइट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी रिसेंट रिसर्च हुई है, तो धोलावीरा के बारे में भी आपने जानना है। धोलावीरा में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, दैट इज रिलेटेड टू द वाटर सिस्टम ऑफ द धोलावीरा। वाटर स्टोरेज सिस्टम ऑफ द धोलावीरा काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग हर्षवर्धन आर करेक्ट? तो किंग हर्षा या हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ही बिलोंग्ड टू द मोखारी डायनेस्टी। क्या ये मोखारी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड अगर हम बात करें, ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड, ये बिल्कुल सही है। जब हर्षवर्धन ने अपने एम्पायर को नर्मदा नदी से साउथ की तरफ फैलाने की कोशिश की तो वहां पे एक राजा आते पुलकेशिन सेकंड, उनके द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, बान, मयूरा एंड मतंगा दिवकरा वर द फेमस राइटर्स ऑफ हिज कोर्ट। तो ये की कोर्ट के कुछ फेमस राइटर है, बिल्कुल सही है। देन हर्षा हिमसेल्फ रॉट 3 प्लेज, हर्षा के द्वारा भी 3 प्लेज लिखे गए हैं। तभी उनकी कोर्ट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वो राइटिंग को काफी प्रमोट करते थे। कौन से 3 प्लेस बताए जा रहे हैं? नंबर 1 है आपकी रत्नावली, दूसरा है आपके पास प्रियदर्शिका एंड तीसरा है हमारे पास नगमंजारी। तो ये 3 प्लेस हैं जो हर्षवर्धन के द्वारा खुद लिखे गए हैं और 3 हमारे पास स्कॉलर के नाम दिए गए जो उनके दरबार में रहते थे। तो डी स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तो मतलब फर्स्ट हमारी गलत है और बाकी 3 स्टेटमेंट हमारी
सही हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर्षवर्धन जिस रीजन से रूल इनका स्टार्ट होता है दैट वाज थानेसर, जो आज के टाइम पे आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, किंग हर्षवर्धन वाज आल्सो नोन एज किंग हर्षा सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के ये बेटे हैं। प्रभाकर वर्धन के द्वारा जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, यहाँ पे जिसको हम वर्धना डायनेस्टी बोलते हैं, खास तौर पे पुष्यभूति बोला जाता है, तो पुष्यभूति जो डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते हैं कौन? किंग हर्षा या हर्षवर्धन। He built huge empire that extended from north and northwest India to the Narmada in the south. तो नर्मदा से नीचे आपको हर्षवर्धन का एम्पायर, पुष्यभूति डायनेस्टी का एम्पायर देखने को नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ऊपर है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब इन्होंने नीचे फैलाने की कोशिश की तो पुलकेशिन II, जो चालुक्यन किंग थे, उनके द्वारा इनको हराया जाता है। कब? 618 और 619 एडी के अंदर, राइट। तो इनके एम्पायर की अगर हम बात करें, जो अर्ली इनका एम्पायर था वो रूल करते थे ये कहां से? थानेश्वर या थानेसर से, और उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कन्नौज, दैट इज इन यूपी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही वाज हिंदू हु लेटर एम्ब्रेस्ड महायान बुद्धिज्म। क्वेश्चन ये भी हो सकता था हमारी स्टेटमेंट में कि उनके द्वारा महायान बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया गया था या हीनयान बुद्धिज्म को। तो याद रखना है, महायान बुद्धिज्म वो काइंड ऑफ बुद्धिज्म आप बोल सकते हो जहां पे बुद्धा की मूर्तियां बना के उनको पूजा जाता है, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास 4 अलग अलग चीजें दी गई हैं, जिसमें हमारे पास एक वर्ड दिया गया है दैट इज अरिकमेडु, दूसरा है हमारे पास तोल्कापियम, तीसरा है वल्लाल्स एंड चौथा है मा एंड वेली। चारों ही अलग अलग चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अरिकमेडु की अगर हम बात करें तो ये एक लोकेशन है जो आपको देखने को मिलेगा कहां पे? साउथ इंडिया में। और यहाँ पे थी एक रोमन फैक्ट्री। रोमन फैक्ट्री होने के अवशेष हमें इस लोकेशन से मिले हैं। दूसरा हमारे पास है तोल्कापियम। तोल्कापियम की अगर हम बात करें, ये बुक है वन ऑफ द फर्स्ट बुक आप बोल सकते हो, जो सबसे पहली तमिल लिटरेचर की बुक्स है उसमें से ये आती है, और ये रिलेटेड है तमिल ग्रामर के साथ। अगर आपको ये भी पता है ना कि जो तोल्कापियम है वो तमिल ग्रामर के साथ रिलेटेड है, तो मतलब बी का होना चाहिए 4। बी का 4 सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में दिया गया है, दैट इज ए। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि हमारा मेजर मोटिव है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही मिलना चाहिए, राइट। अगर आपको इन 4 में से एक का भी पता है, दैट इज तोल्कापियम, संगम लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कॉमन चीज है कि इसको हम जरूर पढ़ेंगे। कोई भी बुक आप उठा के देख लो, संगम लिटरेचर में तोल्कापियम का जिक्र जरूर होगा, तो ये तो हमें पता रहेगा ही। तो अगर आपको ये पता था तो इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। वल्लाल्स की अगर हम बात करें तो दे वर पैट्रन्स, ये लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो क्या अलग अलग स्कॉलर्स को आप बोल सकते हो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे रिसर्च करने के लिए, ऐसी बुक्स लिखने के लिए। देन मा एंड वेली की अगर हम बात करें, दीज वर मेजरमेंट के यूनिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अरिकमेडु की, तो अरिकमेडु साइट एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो आपको पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगी। पुडुचेरी की जो कैपिटल है दैट इज पौंडीचेरी जो है, उसके क्लोज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें जब हमने एक्सकवेशन की, हमें क्या क्या मिला? तो रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर, ग्लास, स्टोन बीड्स एंड जेम्स। तो मतलब बहुत सारी रोमन चीजें हमें यहाँ पे मिली है, जिससे हमें ये अंदाजा मिला कि यहाँ पे एक रोमन फैक्ट्री या रोमन आउटलेट हुआ करता था, राइट। सेकंड है तोल्कापियम। तोल्कापियम की अगर हम बात करें, जिसको लिखा गया है तोल्कापियार के द्वारा, तो तोल्कापियार इज राइटर ऑफ तोल्कापियम। इट इज द अर्लीस्ट बुक ऑफ द तमिल लिटरेचर एंड रिलेटेड टू द तमिल ग्रामर, इसको आपने याद रखना है। देन वेलास की अगर हम बात करें तो ये संगम एज के ही कुछ लैंड लॉर्ड्स हैं, उनको बोला जा रहा है, जो क्या है खास तौर पे संगम लिटरेचर लिखने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनको प्रमोट करते थे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते, जिसको हम बोलते हैं पैट्रोनाइज करना। देन
मा की अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला ना कि मा एंड वैली ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे मेजरमेंट के यूनिट। जो मा है ये ड्राई मेजरमेंट्स करने के लिए यूज किया जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेन्स को मेजर आपने करना है, राइट। और दूसरा है वैली, जो खास तौर पे क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड की मेजरमेंट के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। यूनिट्स हैं, जैसे आज के टाइम पे हम किलो का इस्तेमाल करते हैं या लीटर का इस्तेमाल करते हैं या किलोमीटर या मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ये यूनिट है किस टाइम के, संगम एज की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दो स्टेटमेंट हमें दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, राजेंद्र वन चोला इंट्रोड्यूस्ड मालीगाई कोल अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग यूनिट। बिल्कुल सही है। जब आप चोलास के बारे में पढ़ते हो तो राजेंद्र चोला के दौरान जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस की गई है उसमें से एक चीज है आपकी मलिगाई कोल, जो एक मेजरमेंट यूनिट है जिससे आप क्या कर सकते हो, लैंड को मेजर कर सकते हो। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट है, राजेंद्र चोला वन सन ऑफ अरुमोली वर्मन बिल्ड द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल। तो क्या राजेंद्र चोला वन के जो फादर थे उनका नाम अरुमोली वर्मन था और उनके द्वारा बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया गया था। अगर आपको इतना भी पता है कि जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ये राजा वन के द्वारा बनाया गया है, राजा चोला वन के द्वारा बनाया गया है, और अरुमोली वर्मन जो है ये राजेंद्र वन के फादर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, राइट। तो अगर हम बात करें चोला एम्पायर के बारे में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है दैट इज नटराज। तो अगर हम बात करें चोला एम्पायर जो कि विजय आल्या के द्वारा 8th सेंचुरी एडी में बनाया गया, और इसमें दो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा हमारे पास जो आते हैं उसमें से है एक तो आपके राजेंद्र चोला वन और उनके फादर राजा चोला वन। राजा चोला को रिप्लेस करते हैं राजेंद्र वन कब, 1014 एडी में। और राजेंद्र चोला को गंगई कोंडा चोला भी बोला जाता है क्योंकि इसने गंगा नदी के बेसिन तक का एरिया जो है उसको जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी यहां पे बोला जा रहा है ब्रिंगर ऑफ द गैंगेस, राइट। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1014 से लेके 1044। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में पूछा गया जहां पे आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए इन रजवाड़ों का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका जो एम्पायर था साउथ इंडिया, ऑलमोस्ट पूरे साउथ इंडिया में फैला हुआ था। नॉर्दर्न अगर बाउंड्री की बात करें तो कृष्णा नदी तक नॉर्दर्न बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मालदीव की आइलैंड्स, श्रीलंका की आइलैंड, लेकेडीव, ये सब जो है ये चोलास के एम्पायर में था जब राजेंद्र वन रूल कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका एम्पायर बहुत बड़ा था तो उसको छोटी छोटी प्रोविंसेस में, स्टेट्स में डिवाइड किया गया था और प्रोविंसेस को बोलते थे मंडलम्स। और जैसे हर एक प्रोविंस के अंदर, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होती है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को बोला जाता था नाडू। आज भी आपको शब्द मिल जाएगा तमिलनाडु। तो ये जो नाडु शब्द है ये कहीं ना कहीं चोला एम्पायर से आया है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट को नाडु बोलते थे और प्रोविंसेस को मंडलम, राइट। और अगर हम चोला एम्पायर की बात करें उसको बोलते थे चोला मंडलम, ये शब्द भी आप याद कर सकते हो। Then it is an important empire जिसमें क्या है, आर्किटेक्चर एंड आर्टिफैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिफैक्ट्स में से एक हमारे पास है डांसिंग नटराज, या फिर आप बोल सकते हो द तांडव डांस पोस्चर ऑफ नटराज, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ टाइटल्स के बारे में है, कुछ डेजिग्नेशंस के बारे में है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स, तो मुगल के टाइम पे फौजदार, सूबेदार, अमीन एंड मुकद्दम, ये 4 डेजिग्नेशंस बताई गई हैं। इनको आपने अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो यहां पे सबसे पहले देखो सूबेदार की अगर हम बात करते हैं, सूबा का मतलब क्या है, एक प्रोविंस। सूबा मतलब प्रोविंस, जैसे हरियाणा अपने आप में एक सूबा है, तो सूबा मतलब प्रोविंस। तो मतलब जो सूबेदार है वो तो प्रोविंशियल लेवल पे रहेगा, राइट। दूसरा है फौजदार। फौजदार क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर होता था जिसका काम होता था पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। देन
अमीन की अगर हम बात करें तो ये परगना लेवल पे, परगना मतलब आप तहसील लगा सकते हो, परगना लेवल पे टैक्स कलेक्शन का काम ये करता था। और मुकादम की अगर हम बात करें तो ये हेड होता था किसका, विलेज का। तो मतलब मुकादम विलेज लेवल पे, अमीन परगना मतलब तहसील लेवल पे, फौजदार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड सूबेदार स्टेट लेवल पे। तो ये जो आपकी डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ओनली डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा कि सिर्फ डी स्टेटमेंट हमारी सही है, बाकी कोई भी करेक्टली अरेंज्ड नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं सूबेदार के बारे में, मैंने अभी आपको बताया सूबेदार को नाजिम भी बोला जाता था, नाजिम, राइट, इसको आपने याद रखना है। और सूबेदार का जो डेजिग्नेशन है ये सिर्फ मुगल्स के दौरान ही नहीं, उनसे पहले जो तुगलक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है या फिर स्लेव और ममलूक डायनेस्टी है, उस टाइम पे भी सूबेदार का टाइटल यूज किया गया है। फौजदार की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी फौजदार की, राइट। तो जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड भी होता था कौन, फौजदार। इसके अलावा अमीन की बात करें तो परगना या तहसील लेवल पे रिस्पॉन्सिबल ही होता था कलेक्शन करने के लिए रेवेन्यू की, टैक्स कलेक्शन। देन मुकादम की अगर हम बात करें तो ये विलेज लेवल पे विलेज हेड हुआ करता था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास 4 लीडर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ मूवमेंट्स दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें टीपू शाह की, तो टीपू शाह वाज रिलेटेड टू द पागलपंथी मूवमेंट जो हमें देखने को मिली है। तो मतलब क्या है, फर्स्ट का आंसर होना चाहिए, ए का आंसर होना चाहिए 4। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी। अगर 4 में से एक के बारे में भी आपको पता है तो इतने में ही हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अगर ए का 4 आएगा तो बी का आएगा सेकंड, मतलब दूदू मियां जो है वो आपकी फरेजी मूवमेंट के साथ रिलेटेड थे। एंड जो चेत सिंह है ये रूलर थे कहां के, बनारस के, और इन्होंने बनारस से जो रेबेलियन हुआ था उसको लीड किया था। देन टीटू मीर की अगर हम बात करते हैं, ही वॉज रिलेटेड टू तारीख ए मुहम्मदिया मूवमेंट, राइट। इस्लामिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जैसे अगर हम फरेजी मूवमेंट या फिर मोहम्मदिया की बात करते हैं, दोनों इस्लामिक मूवमेंट है, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो जो पागलपंथीज है ये एक सोशियो रिलीजियस ऑर्डर था, एक मूवमेंट थी जो हमें 18th सेंचुरी में देखने को मिली, कहां पे, बंगाल में, जो खास तौर पे बात कर रहे थे रिलीजियस जो आपके प्रिंसिपल्स है, मतलब रिलीजन जो डिग्रेड हो रहा था उसको डिग्रेड होने से बचाना है, प्लस जो लैंडलेस पीसेंट्स है, मतलब किसान तो है बट उनके नाम पे जमीन नहीं है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी है। तो 18th सेंचुरी की ये मूवमेंट है, बंगाल की मूवमेंट है। बंगाल का खास तौर पे वो वाला रीजन जो आज आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है। तो ये मूवमेंट को आपने याद रखना है, इसका जो सेंचुरी या ईयर आपने याद रखना है। सेकंड है आपके पास फरेजी मूवमेंट। फरेजी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, कब, 1819 में। तो यहां पे जो हमारे मुहसिन अद्दीन अहमद जो है उनका निकनेम क्या है, दूदू मियां। तो दूदू मियां उनका निकनेम है, जिनके द्वारा इस फरेजी मूवमेंट को लीड किया गया था, कहां पे, बंगाल में। तो ये जो आपकी मूवमेंट है ये 19th सेंचुरी की मूवमेंट है। ऊपर हमने जो मूवमेंट देखी दैट इज रिलेटेड टू, बिलोंग्स टू 18th सेंचुरी, इट बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, अगेन बंगाल। देन हमारे पास महाराजा श्री चैत सिंह या चेत सिंह जो हमारे हैं, तो ये ब्राह्मण किंग थे, कहां के, किंगडम ऑफ बनारस के, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया, जब बनारस से आप बोल सकते हो रिवोल्ट खड़ा हुआ तो उसमें पार्टिसिपेशन लिया। देन हमारे पास जो तारीख है मोहम्मदिया, जो हमारी मुस्लिम रिवाइवल मूवमेंट थी, जो कि 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिली, अगेन बंगाल के अंदर। इस मूवमेंट के द्वारा क्या बोला गया कि इस तरीके की लाइफ को लीड करना है, ऐसी लाइफ जीनी है जैसी हमें प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा बताई गई थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद के प्रिंसिपल्स के ऊपर चल के अपनी लाइफ को चलाना है, राइट।
तो ये सारी मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इन लीडर्स के बारे में और कौन सी मूवमेंट से वो रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए। देन हमारे पास 5 स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहले है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रहित मुल्ला और उसके बाद है आपके पास श्री विलियम वेडरबर्न। तो यहां पे जो आपके क्वेश्चन है उसको क्या पूछा गया है कि कौन सा वो पर्सन है जिसने क्या है लीडर हु सर्व्ड मोर देन वंस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन सा वो लीडर है जिसने एक बार से ज्यादा बार आप बोल सकते हो प्रेसिडेंटशिप संभाली है किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो यहाँ पे हमारे पास जो रहीमतुल्ला एम सयानी है इनके द्वारा एक ही बार प्रेसिडेंटशिप को संभाला गया है। बाकी जितने हमारे पास दिए गए हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सर विलियम वेडरबर्न एंड डब्ल्यूसी बैनर्जी, इन सबके द्वारा 2 बार या 3 बार आप बोल सकते हो प्रेसिडेंटशिप को संभाला गया है। तो डी नहीं आएगा, ए बी सी एंड ई जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज बी। तो अगर हम बात करें इन सभी प्रेसिडेंट्स के बारे में तो जो आपके पास रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी है इनकी अगर हम बात करें सिर्फ एक ही बार 1896 में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप को संभाला था, कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को। दूसरे जो हमारे पास है डब्ल्यूसी बैनर्जी, जब पहला सेशन बॉम्बे में हुआ कांग्रेस का 1885 में वहां पे भी ये प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1892 में जब इलाहाबाद का सेशन होता है कांग्रेस का वहां पे भी डब्ल्यूसी बैनर्जी, वोमश चंद्र बैनर्जी प्रेसिडेंट थे। देन दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इन्होंने 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को संभाला है, 1886, 1893 एंड 1906। 1906 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कांग्रेस के द्वारा सेल्फ रूल जो है उसके लिए प्रस्ताव पहली बार पास किया जा रहा था, जिसको ये बोल रहे हैं स्वराज, जिसको ये क्या बोल रहे हैं, स्वराज, राइट। देन हमारे पास अगर हम बात करें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा 2 बार प्रेसिडेंटशिप संभाली गई है, 1895 में जब पूना में सेशन हुआ था एंड 1902 में जब अहमदाबाद में सेशन हुआ था। देन उसके बाद है आपके वेडरबर्न। वेडरबर्न वाज अ ब्रिटिश पर्सनैलिटी, ही वाज वन अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेडरबर्न तो इन्होंने 1889 एंड 1910 के जो 2 सेशन हुए इलाहाबाद के वहां पे प्रेसिडेंटशिप को संभाला है। तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस और उसके प्रेसिडेंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। देन अगर हम बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कॉटन प्लांटेशन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। देखो क्वेश्चन खास तौर पे 19th सेंचुरी का पूछा गया है, राइट। तो 19th सेंचुरी में सबसे पहला जो इवेंट हमें बताया जा रहा है कि अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 इंपैक्टेड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई 1861 में, तो अमेरिका एक ऐसी कंट्री था जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की कॉटन डिमांड को उस टाइम पे पूरा कर रहा था। जैसे ही अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ी तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड में कॉटन की डिमांड तो उतनी है बट सप्लाई कम हो चुकी है और इंडिया इस चीज का फायदा उठाता है और अच्छी खासी कॉटन प्रोडक्शन करता है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 19th सेंचुरी के बारे में। देन कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड इन डेक्कन कंट्री साइड। तो कॉटन प्रोडक्शन जो है 19th सेंचुरी में डेक्कन के एरिया में, डेक्कन प्लेट्यू जहां पे हमारे पास ब्लैक सॉइल मिलती है, रेगुर सॉइल मिलती है जो मोस्ट आइडियल रहती है कॉटन के लिए, तो ऑटोमेटिकली वहां पे अच्छी खासी प्रोडक्शन हुई होगी। देन in 1862 90% of the cotton import to Britain came from India। तो ब्रिटेन में जो टोटल कॉटन की डिमांड थी उसकी 90% डिमांड इंडिया से एक्सपोर्ट की गई कॉटन जो है वो पूरी कर रही थी, बिल्कुल सही है। देन एक्सपेंशन ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन मेड रायट्स। रायट्स मतलब जो आपके फार्मर्स हैं रिचर देन द शाहूकार्स। शाहूकार्स मतलब जो मनी लेंडर है। देखो ये स्टेटमेंट देखने को ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा कभी हो सकता है कि किसान से ज्यादा
आप बोल सकते हो किसान ज्यादा अमीर हो किससे, शाहूकारों से, मनी लेंडर से। स्टेटमेंट वैसे भी सूटेबल नहीं है और यहां पे भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि शाहूकार से ज्यादा इनकम नहीं हुई थी किसकी, रॉयत की, क्योंकि रॉयत बहुत ज्यादा कर्जा लेते थे, जिसकी वजह से एट द एंड रॉयट्स के द्वारा एक मूवमेंट भी खड़ी की गई, दंगे भी हमें देखने को मिले, कहां पे, डेक्कन में, जिसको बोलते हैं डेक्कन राइट्स ऑफ 1875। स्टेटमेंट बोल रही है कि डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 was the reaction of शाहूकार अगेंस्ट द रिच रॉयट्स। उल्टा किया गया है, ये रॉयट्स के द्वारा ये दंगे खड़े किए गए थे, किसके खिलाफ, शाहूकारों के खिलाफ, ना कि शाहूकारों ने इन दंगों को खड़ा किया। तो लास्ट स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो पहली तीन स्टेटमेंट ए, बी एंड सी, ये तीनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे और करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया था, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 19th सेंचुरी कॉटन प्रोडक्शन की, तो जब अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ती है तो अमेरिका से एक्सपोर्ट कम हो जाता है कॉटन का, जिसकी वजह से जो बॉम्बे के कॉटन ट्रेडर्स थे, इनको पता चल गया कि अमेरिका तो अब इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब वर्ल्ड डिपेंडेंट होने वाला है इंडिया के ऊपर। तो इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए इंडिया के अंदर जो कॉटन कल्टीवेशन हो रही थी, एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की। इन्होंने पैसा दिया शाहूकारों को, शाहूकारों ने पैसा दिया फार्मर्स को, और फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा कॉटन उगानी स्टार्ट की, कहां पे, डेक्कन इंडिया में। दूसरी चीज, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो कॉटन थी उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड में डिमांड थी, आप कॉटन को स्टोर कर रहे हो। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम है तो दाम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आप हाई दाम के ऊपर अपनी कॉटन को बेचोगे, जिसकी वजह से इन ट्रेडर्स को, इन शाहूकारों को बहुत मुनाफा हुआ, राइट। उसी के बारे में यहां पे हमें बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 इंस्क्रिप्शंस दी गई हैं। वन इज सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, दूसरी हमारे पास है ए होल इंस्क्रिप्शन, तीसरी है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, और चौथा है हमारे पास बड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। देखो, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो बहुत मशहूर है। इलाहाबाद का वो पिलर जिसको आज तक जंग नहीं लगी, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है समुद्रगुप्त की। अगर ये भी पता है कि जो सी है उसको आना चाहिए 4, सी का 4 सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 में ही हमें दिया गया है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो, जितने भी ये मैच द फॉलोइंग आ रहे थे, इसमें एक अगर आपको पता है तो उतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और वो जो एक आपको पता होना चाहिए वो भी मोस्ट बेसिक है। अगर आपने समुद्रगुप्त मतलब गुप्तास के बारे में पढ़ा और आपने इलाहाबाद के पिलर के बारे में नहीं पढ़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल बेसिक चीज यहाँ पे पूछी जा रही है। तो हमारे पास जो ए है उसका क्या हो जाएगा, 3rd, क्योंकि ये जो आपकी सांची कॉपर प्लेट है, ये बताती है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जो डोनेशन दी गई थी बुद्धिस्ट साइट ऑफ सांची को। देन जो आपके पास ए होल इंस्क्रिप्शन है, इसका आ जाएगा पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्यन किंग है, उनके बारे में बात करती है। देन बड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसका आ जाएगा मिहिर भोजा। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं एक करके। सबसे पहले देखो, इलाहाबाद पिलर जो है ये 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया गया था, जिसके ऊपर अशोका के द्वारा कुछ चीजें लिखवाई गई, और इसी पिलर के ऊपर लेटर ऑन जो आपके गुप्ता एम्परर हैं समुद्रगुप्त, उनके बारे में भी लिखा गया। बट ये पिलर है 3rd सेंचुरी बीसी अशोका के टाइम का। सेकंड अगर हम बात करें सांची इंस्क्रिप्शन की, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करती है, जो बताती है कि चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा डोनेशन दी गई थी किसको, बुद्धिस्ट साइट इन सांची को, राइट। देन हमारे पास है ए होल इंस्क्रिप्शन, जो आपको देखने को मिलेगी कहां पे, मेगुती जैन टेम्पल, जो कहां पे है, ए होल कर्नाटका में। was composed by जैन पोइट जिनका नाम है रवि कीर्ति। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इन ऑनर ऑफ हिज पैट्रन किंग, जिनका नाम है पुलकेशिन सेकंड ऑफ बदामी चलुकियास। तो बदामी के जो चलुकियास हैं, उनके राजा पुलकेशिन सेकंड के दरबार का राइटर था कौन, रवि कीर्ति, जिसके बारे में आप चलुकियास में जरूर पढ़ोगे। और उस पर्सन के द्वारा लिखवाई गई ए होल की इंस्क्रिप्शन, जो बात करती है पुलकेशिन सेकंड के बारे में। देन भोजा इंडियन किंग की अगर हम बात करें,
ही वॉज परमारा डायनेस्टी किंग ऑफ मालवा रीजन। तो मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला रीजन है वहां पे परमार्स हमें देखने को मिलेंगे। उनका रूलर है कौन? महीर भोजा। उनके द्वारा इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया गया और उनकी ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ही लिखी गई है, राइट। लैंड ग्रांट्स के बारे में ये सब चीजें उनकी जो आपकी कॉपर प्लेट्स में लिखी गई हैं। कॉपर का इस्तेमाल खास तौर पे हुआ है और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ सिस्टम्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास दहसाला सिस्टम है, देन बिगा ए दफ्तरी सिस्टम है, देन बिस्वा एंड गज की बात की जा रही है। दो सिस्टम हमें बताए हैं और दो हमारे पास मेजरमेंट के यूनिट है। तो अगर हम दहसाला सिस्टम की बात करें तो ये अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था और उनके फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो दहसाला सिस्टम का क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल। तो मतलब ए का आना चाहिए सेकंड। देन बिगा ए दफ्तरी की अगर हम बात करें तो यहां पे शाहजहां के द्वारा इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया कि जो बिगा ए दफ्तरी जो ऑफिस होगा उनकी जिम्मेदारी होगी पूरी की पूरी लैंड के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने की फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मुगल एम्परर। देन बिस्वा की अगर हम बात करते हैं तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था खिलजी किंग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एंड गज के बारे में अगर आपको याद हो तो गज ए सिकंदरी एक 32 यूनिट का आप बोल सकते हो एक मेजरमेंट यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा, जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी। तो मतलब यहां पे हमारा डी का होना चाहिए 4, डी का 4 होना चाहिए एंड ए का होना चाहिए सेकंड। डी का 4 ए का सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब दो स्टेटमेंट से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम इनकी डिटेल्स देखें तो 1580 ईयर याद रखो 1580 में अकबर के कार्यकाल के दौरान जो आपका दहसाला सिस्टम है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको बनाया किसने था? राजा टोडरमल ने। देन अगर हम बात करते हैं बिगा ए दफ्तरी तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और इसमें क्या होता था कि जो बिगा ए दफ्तरी ये जो आपका दफ्तर है इसके द्वारा मैनेज किए जाएंगे लैंड रिकॉर्ड्स। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस करता है बिस्वा सिस्टम लैंड मेजरमेंट के लिए। आज भी हमारे देश में बिस्वा जो शब्द है इसको यूज किया जाता है लैंड के लिए। देन गज ए सिकंदरी जो 32 डिजिट का आपका मेजरमेंट यूनिट था इसको इंट्रोड्यूस किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा, राइट। लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए गए हैं हिस्ट्री के और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले राइज ऑफ द प्रतिहारास अंडर किंग मिहिर भोजा और भोजा वन, कि जब मिहिर भोजा रूल कर रहे थे प्रतिहारास को, ये इवेंट हमारे पास है। सेकंड इवेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन जिस टाइम पे पल्लवास के राजा थे उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। देन पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, जब बंगाल की पाला डायनेस्टी को बनाया गया गोपाल के द्वारा, उस इवेंट की बात कर रहे हैं। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय प्रतंका वन, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो 4 यहां पे हमारे पास इवेंट्स दिए गए हैं। इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपके पास आएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर, देन उसके बाद आपके पास आएगा पाला डायनेस्टी, थर्ड आपके पास है मिहिर भोजा एंड फोर्थ है आपके पास चोला पावर अंडर प्रतंका वन। इन सारे इवेंट्स को देखते हैं हम ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें पल्लवा डायनेस्टी के रूलर दैट वाज महेंद्र वर्मन, वो किस टाइम पे रूल कर रहे थे? वो रूल कर रहे थे 7th सेंचुरी में। कब रूल कर रहे थे? 7th सेंचुरी में। पल्लवास का जो एम्पायर है वो 3rd सेंचुरी एडी में एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने पूछा है जब महेंद्र वर्मन 1 जो है वो रूल कब कर रहे थे? दैट वाज 7th सेंचुरी, राइट, 7th सेंचुरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में। देन अगर हम बात करें पाला एम्पायर की तो ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है आपकी 8th सेंचुरी में। तो पहला इवेंट 7th सेंचुरी का, दूसरा 8th सेंचुरी का। देन मिहिर भोजा की अगर हम बात करते हैं तो भोजा 1 भी जिनको बोला जाता है, ही वॉज प्रतिहारा किंग ऑफ 9th सेंचुरी। तो ये 9th सेंचुरी का इवेंट है।
देन प्रतंका चोला वन की अगर हम बात करें तो ये 9th एंड 10th सेंचुरी, लास्ट में जाके आपको ये राजा देखने को मिलेगा 9th सेंचुरी के एंड 10th सेंचुरी की स्टार्टिंग। तो 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th एंड 10th सेंचुरी। तो इसी तरीके से हमने इसको अरेंज करना था। तो मतलब एग्जैक्ट ईयर नहीं तो आपको एटलीस्ट सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राजा, कौन सा एम्पायर किस सेंचुरी का है, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 4 इवेंट्स दिए गए हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन रॉलेट एक्ट जो 1919 में पास किया गया था। देन डांडी मार्च जो 1930 में स्टार्ट किया गया था गांधी के द्वारा। एंड डेथ ऑफ जतिन दास जो 1929 में हुई थी। तो हमारे पास ये 4 इवेंट दिए गए। उन्होंने बोला अर्लीस्ट टू रिसेंट इसको अरेंज कर दो। सबसे पहले 1919 आएगा, रॉलेट एक्ट मतलब सबसे पहले आना चाहिए 3। अगर आपको इतना भी पता है कि सबसे पहले रॉलेट एक्ट हुआ था तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। चौथे नंबर पे आए, देन आएगा 4th दैट इज 1929, देन 1930 पे डांडी मार्च एंड 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ईयर्स आर इंपॉर्टेंट। खास तौर पे अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एग्जैक्ट ईयर पता होना चाहिए। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में आपको एटलीस्ट सेंचुरी जो है उसका अंदाजा होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, डांडी मार्च हमें 1930 में देखने को मिला, उससे पहले 1929 में जतिन दास की डेथ होती है एंड 31 में एट द एंड जाके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू, एक टर्म दी गई है बाली। तो बाली के बारे में अगर आपने पढ़ा है, वैदिक काल के अंदर एक वॉलंटरी टैक्स होता था जिसको बोलते थे बाली। दैट वाज 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो पूछा गया कि ये टर्म किसके साथ रिलेटेड है, क्या ये किसी सैक्रिफाइस का नाम है, या फिर पावरफुल लैंडलॉर्ड्स को बाली बोला जाता था, या फिर टैक्स है, या फिर रेवेन्यू है। सो इट इज रिलेटेड टू टैक्स। इसको आपने याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है अर्ली वैदिक एज में ये जो किंग है ये कलेक्ट करते थे बाली टैक्स जो होता था 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है दैट इज अष्टपद। अष्टपद या अष्टपदा की अगर हम बात करें ये क्या चीज है, क्या एक ये मैरिज रिचुअल है, या फिर गेम ऑफ चेस है, चेस की गेम है, या फिर एन असुरा विद 8 लेग्स, एक असुर है 8 लातों वाला, और एक है आपके पास कैवेलरी यूनिट कंप्राइजिंग 8 हॉर्सेस। मतलब क्या है, एक रथ हो सकता है या फिर एक यूनिट ऑफ हॉर्सेस हो सकता है जिसमें 8 आपके पास हॉर्सेस होंगे। तो यहां पे ये है आपकी गेम ऑफ चेस। और ये जो अष्टपदा है ये शब्द हमारे पास कहां से आता है, इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो यहां पे ये स्टेटमेंट देखो, अष्टपदा और अष्टपदी इज एन इंडियन बोर्ड गेम विच प्रीडेट्स चेस एंड वाज मेंशन्ड ऑन द लिस्ट ऑफ गेम्स दैट गौतम बुद्धा वुड नॉट प्ले। तो गौतम बुद्धा की जब हम स्टोरीज को पढ़ते हैं जतकाज में तो वहां पे मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी गेम्स है जो गौतम बुद्ध कभी भी नहीं खेलेंगे। मतलब वो गेम्स सोसाइटल पर्सपेक्टिव से या एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। तो उसमें से एक गेम जो मेंशन की गई है दैट इज अष्टपदा या अष्टपदी। सो इट इज अ चेस गेम, जो आज के टाइम पे जिसको हम चेस बोलते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निम्बस IAS Academy यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।